गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप? कोविड महामारी के दौरान आप सब घर पर सकुशल होंगे, ऐसी उम्मीद है। कोविड नियमों का आप अनुपालन कर रहे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दे रहे होंगे। अब आपकी पढ़ाई का जो ये सेशन है, ये एग्ज़ाम्स का इसमें टाइम आ गया है। हालांकि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की बात चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम्स को तो होना है ही। साथियों, पिछले व्याख्यान में बीए पार्ट सेकंड के इस प्रथम प्रश्न पत्र में हम बात कर रहे थे अमेरिका के संविधान के संबंध में, जिसके तहत हमने पिछले बहुत से व्याख्यानों के तहत अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था, अमेरिकी राज व्यवस्था को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास किया है। और उसी कड़ी के तहत आपने देखा होगा कि जो लास्ट जो व्याख्यान हुआ था अपना, उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिन्हें हम परिभ्रमण न्यायालय कहते हैं, जिला न्यायालय कहते हैं, उनके गठन और उनकी शक्तियों और उनके दायरे के संबंध में हमने विस्तार से पिछले व्याख्यान में बात की थी। उसी से आगे बात करते हुए आज के इस व्याख्यान में हम बात करते हैं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं उसकी शक्तियों के संबंध में। तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से पिछले व्याख्यानों को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिनका हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से और फ़ोन कॉल्स के माध्यम से उनका समाधान करने का प्रयास किया था। ऐसी जिज्ञासा यदि आगे भी आपकी रहे तो आप बेशक हमसे पूछिएगा। तो आइए हम आज शुरू करते हैं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों के संबंध में। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का कार्य कांग्रेस को दिया गया है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय जो संरचित किया जाएगा, जो गठित किया जाएगा, उसकी पावर्स जो है वो अमेरिकी कांग्रेस के पास है। इट मीन्स वो उनको वहाँ की संसद के समकक्ष हम कह सकते हैं। समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ न्यायाधीशों की संख्या कोई फिक्स हो, और ऐसा तो अपने यहाँ भी नहीं है। आपने यहाँ देखा होगा कि अभी पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में 25+1 यानी 26 न्यायाधीश थे, जिनको बढ़ाकर अब 30+1 कर दिया, यानी 31 न्यायाधीश। एक का मतलब है मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। 1789 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या वहाँ 9 निश्चित कर दी गई थी, जो आज तक चली आ रही है। अतः सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं अपन। वहाँ एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन किसी विशेष प्रकरण में किसी विशेष मुद्दे के समाधान के लिए कई बार अलग बेंच बैठी है और उसमें अतिरिक्त न्यायाधीशों का चयन करके उन वादों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। तो ये तो निश्चित संख्या है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी न्यायाधीशों को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ा जाता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा आवश्यक है, ये ध्यान रखिए। जैसे अपने यहाँ भी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसमें एक कॉलेजियम सिस्टम है और उसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उसका एक सेट प्रोसेस है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई इन नियुक्तियों को रद्द भी कर सकता है। अब देखिए, वहाँ सीनेट को इस संबंध में बहुत अधिक पावर्स दी गई है। सीनेट चाहे तो इन नियुक्तियों को रद्द भी कर सकता है।
वो मना कर सकता है कि इस व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सुझाव दे सकते हैं जिसे राष्ट्रपति माने या ना माने। लेकिन सीनेट भी राष्ट्रपति द्वारा चयनित व्यक्ति को न्यायाधीश बनने के योग्य माने या नहीं माने। सीनेट बहुत पावरफुल है वहाँ। न्यायाधीशों का कार्यकाल। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सदाचारपूर्ण आचरण के साथ, ये ध्यान रहे, सदाचारपूर्ण आचरण के साथ आजीवन अपने पद पर रह सकता है। आजीवन। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ यदि किसी न्यायाधीश का सदाचारपूर्ण आचरण भी है तो भी वह 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। उस अपने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष है। लेकिन अमेरिका में इसमें आजीवन पद पर रहने की एक प्रथा है। वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर पूरे वेतन के साथ पदमुक्त हो सकता है। यानी वहाँ 70 वर्ष की अवस्था किसी न्यायाधीश के होने पर वो चाहे तो पद को छोड़ सकता है। और यदि उसको लगे कि हम 70 वर्ष की अवस्था के बाद में भी न्यायिक कार्यों को निर्बाधित रूप से कर सकते हैं, यानी वो उन कार्यों को करने में सक्षम है, तो आगे निरंतर रह सकता है। लेकिन यदि किसी न्यायाधीश का दोष युक्त आचरण हो तो उसे केवल महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। ये जो महाभियोग प्रक्रिया का जो प्रोसेस है बहुत टफ है ये, और भारत में भी है ये। भारत में भी महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अन्यथा और किसी कारण से नहीं हटाया जा सकता 65 वर्ष की आयु से पूर्व। और भारत में तो आज तक किसी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया भी नहीं गया है। एक न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, उनके विरुद्ध, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं मैं, उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रोसेस हुआ था, लेकिन वह एक सदन से पास होने के बाद में दूसरे सदन से पास नहीं हो सका और वह प्रस्ताव खारिज हो गया। तो इस प्रकार अभी तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। तो अमेरिका में भी ये महाभियोग प्रक्रिया है। यदि, लेकिन भारत, यहाँ देखिए, महाभियोग के लिए एक आरोप होता है और उस आरोप को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से सिद्ध किया जाता है, और वह आरोप है सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता का आरोप। कदाचार यानी दोषपूर्ण कोई भी प्रकार का आचरण जिसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, हत्या, रेप, डकैती, कोई भी फ्रॉड, कोई भी बड़ा कांड हो सकता है उसके अंदर। और अक्षमता तो आप जानते हैं कि उस पद के गरिमा के अनुरूप और उस पद के नियमों के अनुरूप कार्य करने में यदि व्यक्ति सक्षम नहीं हो, बाधित हो रहा हो, तो वो उस पद को त्याग सकता है। न्यायाधीशों की योग्यता। अमेरिकी संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है, किंतु अमेरिका में प्राय उन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो ख्याति प्राप्त वकील हो, कानून के प्राध्यापक हो या प्रशासकीय अभिकरणों के परामर्शदाता रह चुके हो। अपने यहाँ भी अगर हम न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं तो वह, जैसे सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, या कोई ख्याति प्राप्त वकील हो, या कोई प्रसिद्ध विधिवेता हो। और प्रसिद्ध विधिवेता प्राध्यापक हो सकते हैं, किसी लॉ यूनिवर्सिटी के, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं। टॉकविले कहते हैं कि संघीय न्यायाधीशों को न केवल अच्छे नागरिक, विद्वान तथा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, वरन उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए। यानी वो ये कहना चाह रहे कि इन पदों पर जाने के लिए उनको कुशल राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए, यानी इस प्रकार की कला भी उनमें होनी चाहिए योग्यता के साथ साथ। सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता के संबंध में चार्ल्स वारेन कहते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे पक्षपातपूर्ण ढंग से हुई हो, परंतु न्यायाधीश बनने के बाद उन्होंने अपनी निष्पक्षता को बनाए रखा है।
ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो सब जगह सब सरकारों में होता आया है कि तत्कालीन सरकार अपने चहेते लोगों को न्यायिक पद पर नियुक्त कर सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त होता है तो फिर उन्हें अपनी दलीय निष्ठा, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में, जनहित में कार्य करना होता है। चाहे वह राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वह राज्यपाल का पद हो, चाहे वह किसी न्यायाधीश का पद हो, वो फिर इन पदों पर जाने के बाद में किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं रह जाता है। ये अमेरिका के संदर्भ में बात हो रही है। तो इसमें साफ कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे पक्षपातपूर्ण ढंग से हुई हो, परंतु न्यायाधीश बनने के बाद उन्होंने अपनी निष्पक्षता को बनाए रखा। ये बहुत बड़ी बात है। न्यायाधीशों के वेतन जो न्यायाधीशों को दिया जाता है वो बहुत संतोषप्रद होता है, अच्छा हेल्दी अमाउंट होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो कांग्रेस निर्धारित करती है। जो भी वेतन एक बार तय हो जाता है उसमें न्यायाधीशों की पदावधि में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि उनमें बढ़ोतरी तो हो सकती है लेकिन कटौती नहीं हो सकती, क्योंकि कटौती होने पर हानि होती है, तो कटौती नहीं हो सकती, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। वर्तमान में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश को $2,23,500 वार्षिक वेतन मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को $2,13,900 के करीब वार्षिक प्रतिमाह वेतन मिलता है। अपने यहाँ भी न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में ये कहा गया है कि केवल वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़कर न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। तो ये बात अमेरिका में भी है। महाभियोग प्रक्रिया। अमेरिका में यदि कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार या अक्षमता का आरोपी पाया जाता है तो कांग्रेस उसे महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकती है। प्रतिनिधि सदन अपने 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप लगाता है। उसके बाद सीनेट एक न्यायालय के रूप में उन आरोपों की जांच करती है और यदि आरोप सिद्ध हो जाए तो सीनेट उस प्रस्ताव को अपने 2/3 बहुमत से पास कर देती है और इसके बाद संबंधित न्यायाधीश को अपने पद से हटना होता है। यानी दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद में संबंधित व्यक्ति को पद से हटना होता है। लेकिन आरोप पहले लाया जाएगा प्रतिनिधि सदन में। अपने यहाँ का सिस्टम अलग है। भारत में किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। राज्यसभा में भी आ सकता है पहले या लोकसभा में भी आ सकता है, लेकिन वहाँ आरोप प्रतिनिधि सदन में आएगा और जांच उसकी सीनेट करेगी। अमेरिका में अब तक 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है अब तक, जिनमें से 4 न्यायाधीशों को इस अभियोग के कारण पद से हटना भी पड़ा है। यानी वहां महाभियोग के कारण न्यायाधीशों को पद से हटना भी पड़ा है। अपने यहाँ नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि वी रामास्वामी एक न्यायाधीश थे, उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और वो पास नहीं हो सका। उसके अतिरिक्त और किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव, महाभियोग संबंधी प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन अमेरिका में 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध यह प्रस्ताव आया और जिनमें से 4 को पद से भी हटना पड़ा। बाकी लोगों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं हो सका। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होकर जून के शुरू में समाप्त हो जाता है। यानी जून प्रारंभ में समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका सत्र अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ हो जाता है। हाँ,
आवश्यकता पड़ने पर वहाँ विशेष सत्र बुलाने का भी प्रोविज़न है और वो मुख्य न्यायाधीश बुला सकता है। यदि कभी कोई स्पेशल मैटर को डिस्कस करना हो, कभी कोई विशेष वाद का निपटारा करना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकता है। वो विशेष सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, उसका कोई टाइम नहीं होता, वो ज़रूरत के हिसाब से होता है। मुख्य न्यायाधीश इन बैठकों की अध्यक्षता करता है। स्वाभाविक बात है कि ऐसी बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश ही करेगा तथा न्यायालय के निर्णय और आज्ञाओं की घोषणा करता है कि न्यायालय ने क्या निर्णय लिया, क्या फैसला हुआ, और उसके आदेश जो होते हैं, आज्ञाएं होती है, उनकी घोषणा करता है। इन मुकदमों की सुनवाई एवं निर्णय के लिए कम से कम 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है। मिनिमम 6 न्यायाधीश होने आवश्यक है तथा मुकदमों का फैसला बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत के आधार अपने आप ही बेंच बैठती है और वो बेंच में जो न्यायाधीश होते हैं विषम संख्या में होते हैं, 2, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार की संख्या में होते हैं, ताकि जब किसी वाद का निपटारा करना हो, जब कोई निर्णय देना हो, तो संख्या समान नहीं हो पक्ष और विपक्ष में, इसलिए विषम संख्या रखें। जैसे 9 न्यायाधीश हैं तो यदि मान लो 5 पक्ष में हुए, 4 विपक्ष में, तो फैसला हो जाएगा, या 5 विपक्ष में, 4 पक्ष में, तो फैसला रुक जाएगा। तो इस प्रकार जो बेंच होती है उसके न्यायाधीशों की संख्या विषम रखी गई है। तो ये जो मैंने आज आप लोगों को इतना विस्तार से इस व्याख्यान में बताया, इसमें निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, और इसकी कुछ बातें मैं और आगे बात करूंगा, क्योंकि इसमें महाभियोग प्रक्रिया आपको स्पष्ट की मैंने और न्यायालय की कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया। तो और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप जो अपन ने अपनी क्लास का बना रखा है कॉलेज की तरफ से, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी प्रकार का प्रश्न आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उसका यथेष्ट समाधान करने का प्रयास करूंगा। आपने मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। हाँ, एक मैंने असाइनमेंट आपको बनाया है, असाइनमेंट दिया है। ये कुछ ऐसे प्रश्नों का समायोजन है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो इसमें मैंने एक प्रश्न दिया है जिसको आपको हल करना है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का सत्र कब प्रारंभ होता है? ये आपका एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम सत्र कब प्रारंभ होता है। एक फर्स्ट जो क्वेश्चन कंपल्सरी होता है जिसके 10 पार्ट्स होते हैं, उस 1 नंबर के, तो उस प्रकार के प्रश्नों में ये शामिल हो सकता है। आपको इस असाइनमेंट को करना है, और यदि कोई बात आपको जाननी हो तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क कर लेना। आपने मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।